अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान की गलियाँ आज जगमगा रही हैं, बाजारों में रश है, कहीं मेहंदी लग रही है तो कहीं आखिरी लम्हात की शॉपिंग जारी है। बच्चे ईदी के ख्वाब सजाए बैठे हैं और बड़े जेबें संभाले मुस्कुरा रहे हैं। आज चांद रात है, वो रात के जहाँ थकन भी खुशी लगती है, जहाँ हर चेहरा चमकता है और हर दिल बस एक ही दुआ करता है कि ईद मुबारक हो। तो नाज़रीन, आज हम दुनिया की सियासत, मईशत और बहरानों पर तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज ज़ेरे बहस में हम अपने मौजूद पैनलिस्ट को एक नए इम्तिहान में डालेंगे। साल भर हमें संजीदा तज्जिया देने वाले और आलमी हालात पर गहरी नज़र रखने वाले आज हमें ये बताएंगे कि उनकी अपनी ईद कैसी होती है और चांद रात पर वो क्या करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार नजमू साकिब साहब, ज़फ़र लाली जमीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बचपन की ईद, बचपन की चांद रात कैसे मुख्तलिफ होती थी आज से, और दूसरी बात ये बताएं कि क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो कि आखिरी लम्हात में शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं, या फिर आप उनमें से जो पहले से शॉपिंग कर लेते हैं फिर आराम से 7 बजे का प्रोग्राम करते हैं बैठ के चांद रात पे? आप लोगों को तो रामीन पता ही नहीं है ईद कैसे मनाई जाती। ईद तो हमारे बचपन में होती। सबसे पहले ये जो आपने पूछा ना कि आप आखिरी वक्त में, हमारी ईद की तैयारी अगर बचपन की बात कर रहे हैं, स्कूल के जमाने की, तो वो तो पहले रोजे से शुरू हो जाती थी और पता होता था। और फिर वो अपने वालिदैन से कहना कि जी इस दफा हमने फलां वाले कपड़े पहनने हैं, जूतों के बगैर तो ईद होती नहीं है, और इस दफा ईदी मिलेगी जो वो पिछले साल से ज्यादा होगी। देखिए, चांद रात की जो बात है उसमें जाहिर है कि खनकती हुई चूड़ियां, जो आजकल हमें पता लगा है, वो बिटिया ने बताया कि आजकल कश्मीरी चूड़ियां जो हैं वो बिल्कुल इन हैं जी। अभी मैं और वो हर किस्म की चूड़ियां, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें जो बचपन हमारे की ईद थी ना, वो शुरू होती थी पहले रोजे से, और उसके बाद फिर 15 या 16वें रोजे पे ईद कार्ड जो है वो आ जाते थे मार्केट में। आप लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें क्या एक हुस्न था, क्या उसमें जाज़बियत थी, कि आप अपनी मर्जी का कार्ड जो है वो जाके चुनते हैं, उसके पैसे घर से मिलते हैं, फिर वो 3-4 कार्ड घर आते थे, उन पे फिर बड़ी एहतियात से और बड़े आराम से लिखा जाता था, फिर उन ईद कार्ड्स को पोस्ट किया जाता था दूसरे शहरों में, या किसी का कोई जानने वाला। सर, वो एक शेर हम लिखते थे, मैं भी क्योंकि मिलीनियल हूँ ना, तो मैंने भी इस तरह के कार्ड्स बड़े दिए हुए हैं जिसमें लिखा जाता था कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। आप भी यही सब लिखते थे या आप अच्छी कुछ शायरी कर लेते थे? ये जो डब्बा पीर किस्म के हैं ना अशार, ये नहीं होते थे हमारे घर में। तो अफकार और फनून और नया दौर और ये अखबारें जहां वगैरह होते थे, किताबें हर तरफ होती थी, और उसमें कोई गलत शेर आपने पढ़ दिया, या वो जो यानी बसों और ट्रकों के पीछे लिखे होते हैं ना, पप्पू यार तांगना कर, हॉर्न दे और रस्ता ले, उस किस्म की चीजें नहीं होती थी, और उसमें बड़ी तमीज के साथ। तो वो जो ईद कार्ड होता था वो एक तरह से आपके जज्बात का इजहार होता है। अब जमाना बदल गया। अब ये है कि इस एज में आके, तो वो मेरा एक शेर है, आपको सुनाते हैं ईद के बारे में कि सोचों में कैद हो के कहीं रह गई है ईद, सोचों में कैद हो के कहीं रह गई है ईद, हम चांद रात, हाँ हम चांद रात दिल में मनाते हैं इन दिनों। हमारी चांद रात आजकल दिल में मनाई जाती है, और उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, और फिर बच्चों को खुश देख के आपको खुशी होती है। अच्छा, ये वक्त होता है जिसमें आप, चूंकि रोजे आपने रखे हैं, और आपने सेल्फ कंट्रोल जो है वो पूरा एक महीना उसका आपने, और फिर आप रूहानी तौर पे रिचार्ज हुए हुए होते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं हम में जिनको असल में पता है कि ये ईद जो है ये कैसे मनाई जाती है। ये ईद जो है ये शीर खुरमे का या ईदी का या इसका ही नाम नहीं है, इसमें मेल मिलाप होता है, आप एक दूसरे को माफ करते हैं। अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं तो पूरे आलम इस्लाम में जो है वो एक इत्तेहाद की अलामत है। ये आपकी मुआशरत में तवाजुन कायम करती है। ये वाला दिन जो है ये साल में एक ही दफा आता है, क्योंकि दूसरा तो ईद यानी आपकी बकरी ईद होती है ना, वो यानी बकरे वाली। ये वाली ईद जो है ये असल में आपको बताती है कि अब आपने 30 रोजे रखे या 29 रोजे रखे, अब ये शुक्राने का दिन है, आप शुक्र अदा करते हैं, और फिर अल्लाह ताला से कहते हैं कि ग्लोरीफाई करते हैं अल्लाह ताला, उससे माफी मांगते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं
तो शुक्राने का दिन है, इत्तेहाद का दिन है। अब ज्यादातर लोग जो हैं वो इसको, और खासतौर पे आजकल इस महंगाई के दौर में, और फिर ये आलमी ये जो जंग शंग लग गई है, महंगाई जी बढ़ जी। गई है, तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, इसमें आपकी ईद कहीं गुम हो गई है। सही कह रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप, जो आदमी तनख्वाहदार आदमी है या दिहाड़ीदार आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी को तो होता है कि काश आज के दिन भी कोई दिहाड़ी लग जाती तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर हम्म लेता। हम्म और उसमें सिर्फ उसकी ये होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो खुश रहें। फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे शहरों से अपने उसमें आते हैं। ठीक। आखिरी बात इस वक्त की, जी। देखिए, आप हमारे जमाने की ईद में डाकिया होता था, एक मनी ऑर्डर लेके आता था, और एक टेलीग्राम आती थी जिस पे लगा होता था ईद मुबारक। हम्म। आपके जमाने में प्लास्टिक के फूल हैं जो आप व्हाट्सएप करके समझते हैं कि ईद हो गई। डिजिटल फूल है। हिलाली साहब आप बताइए, आपका भी इसी तरह का एक्सपीरियंस होगा, आई थिंक कि आप लोग एक ही क्योंकि एज ग्रुप के हैं, तो आप बताइए कि अब की ईद में ऐसी क्या चीज़ है जो कि आप मिस करते हैं जो पहले होती थी, या फिर आज की ईद में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको फैसिनेट करती है कि अच्छा यार ऐसे भी ईद सेलिब्रेट की जा सकती है, दिस इज़ न्यू। पहले तो इतराज मेरा हिलाली साहब से पहले, देखिए, एज एज ग्रुप आपने बोला आई एक है। न्यू इट। हिलाली साहब मुझसे 44 साल, अच्छा। 44 ईयर छोटे हैं। मैं माजरत खा हूँ नजमो साकिब साहब से। जी हिलाली साहब। वो वो तो अभी कल की बात है हिलाली साहब। जी हिलाली साहब। एक्चुअली ईद जो है हमारे लिए सही तरीके से उस वक्त माने गया जब मैं वापस आया पाकिस्तान और सर्विस ज्वाइन किया। उससे पहले आप सोचिए कि 10 साल की उम्र से लेके 22-24 साल तक हम बाहर थे, मुल्क से बाहर थे, और फैमिली भी नहीं थी साथ, इन द सेंस कि हम बोर्डिंग स्कूल में होते थे। तो जब वापस आते थे हॉलीडेज़ को, और जब ईद उस वक्त होता था तो फिर कुछ थोड़ा सा सेम्बलेंस, मगर फिर 1-2-3-4 हफ्ते के बाद फिर वापस स्कूल चले जाते थे लंदन में, इंग्लैंड में। अच्छा। तो बड़ा मुश्किल था मुझे कहना मुझे क्या याद है ईद का, मगर आफ्टर द एज ऑफ 24-25 फिर तो ईद ठीक तरीके से मनाने लगे, और उस तरीके से मनाने लगे जो आप और मैं आज भी मनाते हैं। वो ये है कि अपने ख़ास तौर जो लोगों की ज़रूरत, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास मुश्किल होता है ज़िंदगी गुजारना, उनको मदद करना, पहली बात तो वो। उसके बाद फिर उस दिन को माँ बाप और बहन भाई जो भी हैं अगर गुज़र गए, उनको जाना, नमाज़ पढ़ना और उनका याद करना, खुदा को कहना उन पे खुश रखें उनको, अपने साथ जो वो चले गए उनके पास। और एक और ये एक नया नहीं, मगर जब भी फुर्सत मिलता था ख़ास तौर कराची में, और वो है कि उस दिन पे क़ायद आज़म के मज़ार पे जाना। अच्छा। ये नहीं है कि उधर जाके खड़े होके पड़े रह के कुछ ये करे, बस मज़ार के अंदर वो जो एरिया है उसके अंदर जाएं, बैठ जाएं। तो ये बताएं हिलाली साहब कि आपको ईदी देने में ज़्यादा मज़ा आता है या जब ईदी लेते थे तब मज़ा आता था, और क्या आज भी आपको ईदी मिलती है? देने कोई ईदी नहीं देता है, मुझे देने में मज़ा आता है बस। अरे वाह वाह। देना ईदी, आई कांट रिमेंबर कब ईदी मिला है, ऑनेस्टली आई कांट रिमेंबर, मगर देने में। अच्छा, और ये बताएं हिलाली साहब, ये बताएं, मैं शॉर्ट क्वेश्चन सबसे करूंगी, रैपिड फायर की तरह ना, आप लोग इसी तरह से जवाब दीजिएगा। हिलाली साहब ये बताएं कि आप उन लोगों में से हैं जो कि एंड टाइम पे शॉपिंग करते थे जाके चांद रात पर, या फिर उन लोगों में से जो पहले से सब अरेंजमेंट्स करके आराम से बैठे होते हैं? नहीं, पहले करके आराम से बैठे होते थे, और जिस बंदे को कोई चीज़ की ज़रूरत थी और पता चलता था और वो इर्द गिर्द रहता था, तो उस वक्त लास्ट मिनट का वो होता था कि ये लो, ये जाके ख़रीद लो, या ये ख़रीद के लाया हूँ, ये अच्छा, ले लो। अच्छा ठीक है।
मीर साहब आप बताएं मुझे कि जैसे भी नजमुल साकिर साहब भी कह रहे थे कि जिस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कल्चरली काफ़ी चेंज हुई हैं चीज़ें और अब मॉडर्नाइज हो गई है ईद भी, तो आप भी इस पर इम्पैक्ट देखते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी? और जब आप छोटे थे तब ईद कितनी डिफरेंट थी, अब आप देख के फैसिनेट होते हैं कि अच्छा यार दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग नाउ? अभी वो ईद नहीं है जो कि ये नजमुल साकिब साहब ने भी बात की, ये लाली साहब ने भी, वो ईद नहीं है। एक जमाने में जब हम छोटे थे पिंडी में, तो उस वक्त अंग्रेज जो है वो वापस जा रहा था बर्तानिया में, और एक जगह थी हमारे पीछे, एक उसको कहते थे पामर्स लाइन। अच्छा। तो ईद के दौरान स्कूल तो बंद होता था, सामने था बिल्कुल स्कूल, तो जो अंग्रेज साइस और ये जो कैवलरी उनकी थी, ये ईद के दिन ये भी आपको मिठाइयाँ खिलाते थे, आपको बुलाते थे अपने घरों में। हाँ जी। और ये आपको एंटरटेन करते थे, कोई चाय पूछ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, इस तरह की चीजें। तो वो एक ईद एक फैमिली इवेंट होता था। और आपको बताऊं कि हर मोहल्ले में, हर जगह के अंदर, एटलीस्ट मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ, लोग जानते थे एक दूसरे को, लोग आते थे एक दूसरे के घरों के अंदर, फैमिलीज मिलती थी, एंड इट वाज अ फैमिली इवेंट। और ईद तो ये नहीं होता था कि आप जो आज एक्स्ट्रावेगेंस हम दिखाते हैं, वो ऐसा कभी नहीं होता था। सिंपल ईदें होती थी, ठीक है, बाजार में चले जाओ पिंडी में या राजा बाजार लोग चले जाते थे, क्योंकि वहाँ शॉपिंग का एरिया भी है। और वहाँ ये नहीं होता था कि आप अपने आप को वो अपनी ऑपुलेंस और अपना वो जो दिखाओ कि हमने इतने पैसे खर्चे, ये करते, वो वाकई ईद होती थी। अच्छा सर, और उसकी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी है वैसे ईद पर ना, इस पे भी बात कीजिएगा कि अब लोग इसलिए कपड़े खरीदते हैं अच्छे से अच्छे या फैशन ट्रेंड्स फॉलो करते हैं बिकॉज दे हैव टू शो इट टू पीपल कि इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट करनी है एंड वी हैव टू लुक डिफरेंट। ये तब नहीं था। बिल्कुल रामीन, वो तो उसका तो कल्चर ही कुछ और था यार। आपके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं, टीवी भी नया नया आया हुआ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग देयर एट ऑल। सो ये जो आपने अभी बात की है, वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये एक नई एडिशन है कि अब आपने सही कहा, वो बच्चे जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, दिखाते हैं एक दूसरे को, एंड इट इज अ न्यू वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये मॉडर्न टाइम्स के साथ आप अमेलगमेट करते हो, मिलते हो, एंड इट क्रिएट्स अ न्यू एरा। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे अभी तक याद है कि जो बड़े होते थे वो कहते थे, भाई वो देखना, वो जो काम करने वाला है उसके घर खाना गया कि नहीं गया, या उनसे पूछो, जो गरीब लोग थे, चौकीदार हो गया, कोई हो गया, भाई इनको खाना मिला नहीं मिला, या इनको कुछ हो, तो लोग आ जाते थे। फिर कई जो आपके वो उस वक्त एक होता था, वो एक माशकी भी होते थे। आई डोंट नो इफ यू नो व्हाट अ माशकी इज। माशकी होता है जो ये एक काव हाइट के अंदर ये पानी लेके आता था, तो उस वक्त ये माशकी पानी छिड़का करता था। अच्छा। तो उसका भी पता है। आप ईदी देकर ज्यादा आपको अच्छा लगता था या ईदी जब मिलती थी उसकी ज्यादा खुशी होती थी? ईदी मिलती उसे खुशी होती अच्छा, थी। आपके पेरेंट्स उनमें से तो नहीं थे जो बच्चों से ईदी छीन लेते हैं ना कि हमें दे दो, हमने इतना खर्चा किया तुम पर? यार ईद वाले दिन दो भाई हमारे घर आया करते थे, मुझे अभी तक याद है। तो वो जब छोटे होते थे तो वो एक हमारा एक काम करता था लड़का सदीक, उसको 8 आने मिल जाते थे। तो ये जो दो थे, एक बाद में सदर पाकिस्तान भी बन गए, फजल इलाही, तो उनके छोटे भाई होते थे चौधरी फजल करीम। तो हम क्या करते थे कि दोस्त भी स्कूल के भी, तो ये आते थे, तो ये उनको 8 आने, हम 4 आने में उनके शू पॉलिश करते थे। तो ये हमारी ईदी हो जाती थी, ये हमारी ईदी हो जाती थी। बड़ी मेहनत मजदूरी से आपको ईदी मिलती थी। आप बताएं ये बात कि ईदी वाली बात, एक तो आप बताएं कि ईदी आपको मिलती थी तब ज्यादा अच्छा लगता था, ईदी देना अब ज्यादा अच्छा लगता है, और यही बात कि आपसे भी ईदी छीन ली जाती थी, आपके पास रहती थी आपके पर्स में, यू वर द लकी वन। देखिए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मीर साहब जैसे लोग पास पीरी फटक सकते थे, अगर ईदी मिली है तो हमारे पास ही होती थी, और जाहिर है उसकी ज्यादा खुशी होती थी। अब ये है कि ईदी दे के खुशी मिलती है, ईदी दे के जो खुश चेहरे होते हैं। कोई अगर रास्ते में चलता हुआ कोई आदमी है, क्योंकि मैं अपनी बेगम को बिठाता हूँ साथ और फिर निकल जाते हैं हम लोग, कोई रास्ते में मिलता है जिसके चेहरे पे लिखा है कि मैं आज का खाना पता नहीं खाऊंगा कि नहीं, या आज का खाना मैं खाऊंगी कि नहीं, उसके चेहरे पे जो खुशी आती है उससे खुशी मिलती है। और जहां तक ये मीर साहब की बात है, मेरा ख्याल है अगर ये सेगमेंट में कोई 2 मिनट और है ना, जी जी, तो इनसे पूछिए कि बहादुर से जफर के जमाने में
जब ये दरबार में जाते थे तो कैसा इन्होंने आखिरी मुगल बादशाह को पाया? जी जी बिल्कुल सही कहा जी। नहीं वो जी बड़ा अच्छा सवाल है इनका। एक्चुअली उसको मैंने काफी ट्रेन किया था लेकिन वो सीखा नहीं, तो इसलिए उसको मैंने कहा एम्पायर गिर गई। अच्छा हिलाली साहब आप बताएं कि आपकी ईदी आपके पास होती थी या नहीं? और दूसरा है कि आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू दिस थिंग कि आप एक एक करके बताइएगा, कोई वियर्डेस्ट फैशन ट्रेंड है जो आप लोगों ने फॉलो किया? जैसे मुझे अपना याद आता है बचपन में कि पटियाला शलवारें चली थी एक टाइम पे। जो लोग देते, जिस अमीर आदमी से ईदी कभी कभी अगर मिल जाती थी तो हम कहते थे ये बड़ा कंजूस है। अच्छा इसलिए कि जो देते थे दे कुड हैव गिवन मच मोर। यार राइट, सो ट्रू सो ट्रू। तो वियर्ड फैशन ट्रेंड, हिलाली साहब डू यू रिमेंबर एनीथिंग या फिर मैं आगे बढ़ूं? यस हाँ फैशन ट्रेंड, माय गॉड, हाँ पतले पतलून या वो जो दूसरे होते हैं वो जो फ्लैट याद है आपको? अच्छा, फ्लैट ट्राउजर्स, फ्लैट ट्राउजर्स जो पहनते हैं। ओके ठीक है। हाँ, मीर साहब आप तो बताएं, उसपे आपके बड़ा ज़माने में जब argument होता था। मुगल के दौर में थे आप, तब आप क्या फैशन ट्रेंड फॉलो करते थे ईद में? नहीं 1526 के बाद तो हिलाली साहब आए थे ना। मैं तो उससे पहले था थोड़ा। तो उसमें ये था कि उस वक्त ये था कि आप ज्यादा मजा आता था कि आप ईदी लें। ये जो फैशन ट्रेंड बताएं, ट्रेडिशन फैशन ट्रेंड बताएं आपने जो फॉलो किया हो ईद पे। जैसे आजकल लड़कियां फर्शी शलवारें पहन रही हैं या कश्मीरी चूड़ियां ले रही हैं, लड़के वेस्ट कोट पहनते ज्यादातर, कुछ क्रिएटिव होता था? नहीं ना उस वक्त पता है वो एक ट्रेंड चला था बेल बॉटम्स का। वो बेल बॉटम्स वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी वो शलवार टाइप की वो ट्राउजर्स होती थी। जी जी एग्जैक्टली यू रिमेम्बर दैट। और उसके बाद उससे पहले वो बड़ा टेडी का भी होता था, वो टेडी ड्रेस बड़ी टाइट पतलूने और वो उस तरह के पहन के टेडी बॉय, नाइस टेडी बॉय टेडी, हाँ जी। अच्छा सर वो ना मगर वेस्टकोट शुरू हुआ वेस्टकोट शुरू जिया के जमाने में। अच्छा right, इस्लामाइजेशन जब आई पाकिस्तान में। अच्छा ये जो आपने बेल बॉटम्स की बात की ना मीर साहब, मैंने पुराने जमाने की जब तस्वीरें देखी मैंने लड़कों की, तो उसमें वो पैंट बिल्कुल उनके तकरीबन चेस्ट तक आ रही होती थी, इतनी ऊंची करके उसको बांधा होता था। वो भी फैशन आपने फॉलो किया हुआ है? अब ये एक्चुअली ये इसका स्पिन ऑफ था। अच्छा। क्योंकि पुराने जमाने में वो जो होता था आप बेल्ट्स नहीं पहनते थे, आप गैलिशेस पहनते थे, जिनको आप ऊपर वो अब आपकी पतलून ऊपर कंट्रोल करती थी। अच्छा, तो वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो बिल्कुल पेट के ऊपर तक वो आती थी वो ये गैलिशेस। ठीक है साकिब साहब, व्हाट इज द वियर्डेस्ट ट्रेंड दैट यू फॉलोड कभी भी ईद में बचपन में? ये जो ट्रेंड और ये फैशन है ना सैयदा, ये जो ट्रेंड और फैशन की बात है ना, ये खवातीन का। ये क्या बात है? इतने फैशनेबल मर्द पीजे मीर साहब देखिए कितने अच्छे उन्होंने ट्रेंड्स बताए, हिलाली साहब ने कितना फॉलो किया है। दे वर ट्रेंडी पीपल। बता रहा हूँ ना आपको, बता रहा हूँ आपको, ये है लड़कियों का काम। मैं उसकी मिसाल दे, देखिए आप जैसी लड़की जो है या कोई खातून जो है वो रेड कलर की लिपस्टिक लेने जाती है ना, तो 15 शेड्स वो डिस्टिंग्विश कर सकती है। रेड में ये है, रेड में ये है, रेड तो में खासियत है। और तो मर्द बेचारा जो है वो ये कंडीशनर नहीं होता, सर पे लगा के सोच रहा होता है ये झाग क्यों नहीं निकल रही, ये क्या मसला है इसका। शुक्र है कंडीशनर लगा तो रहे, मैंने तो साबुन से धोते भी देखा है लड़कों को। देखिए आप अगर मर्दों की बात करते हैं ना, जी। लड़कों को छोड़ दें, खवातीन का ये होता है। मैं आपको जल्दी से बात बताऊं अपनी बेगम की। जी कि जब भी कहीं जाना है, जब कहीं भी जाना है तो वो एक जोड़ा तो बनेगा ना भाई। किस लिए जोड़ा बनेगा? आपकी पूरी वार्डरोब है, इतने आपके पास शलवारें कमीजें हिसाब किताब नहीं वो सब ने देखे हुए हैं, वो सब ने देखे हुए हैं। वो यार खुदा का खौफ करें, सब ने देखे हुए, तो इसका क्या मतलब है? और मर्द बेचारा जो सूट बनाता है 15 साल तो आराम से काटता है। और मीर साहब जैसा आदमी हो तो वो तो एक ही दफा जिंदगी में सूट बनता है, और उसके बाद वो उस वक्त जाता है जब उसमें से जो है ना वो चिड़ियां और कबूतर निकलने शुरू होते हैं। तो ट्रेंड और फैशन जो है वो आप लोगों का। चलिए जी, ट्रेंड इन्होंने अपनी कल की बचत कर ली है कि जोड़ा नहीं लगे देना। हाँ, और सारा औरतों पे डाल दिया इन्होंने कि देखे इनके मसले हैं, हालांकि खुद ये बचत करते हैं, खुद नहीं खर्च करते इस पे। चलिए जी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, डिस्कशन कहीं से आगे बढ़ा।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है ईद के हवाले से कि हमारे एनालिस्ट ईद कैसे मनाते हैं। अच्छा हिलाली साहब, मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, एक मैं चाहती हूँ उस पर भी आप कमेंट करें कि पहले ज़माने में या जब मैं भी छोटी थी मैंने ये देखा है कि बहुत क्लोजली निटेड फैमिलीज़ होती थी और ईद पर ये रिवाज होता था कि एक दिन मामू के घर जा रहे हैं, फिर अगले दिन मामू हमारे घर आ रहे हैं, फिर एक दिन हम नानी के घर या चाचा के घर जा रहे हैं, दावतें हो रही होती थी। आप समझते हैं कि इसमें कुछ डिक्लाइन आया है अब, और इसकी वजह क्या है? मुझे ऑनेस्ट टू गॉड आई कांट टेल यू दिस, इसलिए कि हम लोग एज अ फैमिली जो 3 भाई पाकिस्तान आए थे वो मुख्तलिफ शहरों में रहते थे, तो उस वक्त और अभी भी थोड़ा मुश्किल है आप किसी को इतना विजिट करें और इतने विजिट एक्सचेंज हो। मगर एक ज़माने में जब मेरे वालिद साहब के जो 2 भाई थे, वो तीनों भाई एक शहर में कराची में रहते थे, तो उस वक्त तो काफ़ी आना जाना ज़रूर होता था। मगर यू सी द प्रॉब्लम इज़ कि हम तो 10 साल 11 साल की उम्र से निकल गए थे पाकिस्तान से, और मैं इन रियल टर्म्स वापस आया हूँ व्हेन आई वाज आफ्टर जॉइनिंग सर्विस, 23-24 साल का था। तो बड़ा मुश्किल है मुझे कहना कि क्या होता था क्या नहीं होता था। हम लोग सब जो स्कूल में फंसे हुए बाहर थे, ज़ाहिर कयाम किया हुआ है तो ये बताएं हिलाली साहब कि बाहर ईद इतनी डिफरेंट होती है, क्या मिस करते थे पाकिस्तान की ईद को? बाहर तो बहुत ही डिफरेंट होता था, स्कूल में तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। उस ज़माने में हम 50s की बात कर रहे हैं, 50s और अर्ली 60s की बात कर रहे हैं। नो क्वेश्चन कि वो मस्जिद भी लंदन में भी इतने ही होते थे, रीजेंट्स पार्क में होता था, उस पे कभी कभी आदमी चले जाता था। मगर फ्रैंकली हम लोगों को जो बाहर रहे हैं इस मुल्क से एज यंग पीपल, कोई ख़ास हमारा एक्सपीरियंस नहीं है ऑन दीज डेज। ईद और ये रस्म वो रस्म, ये प्रेजेंट्स और ये और वो, तो वापस आके एज ग्रोन पीपल उस वक्त तो जाहिर है वो फिर सब शुरू हो गया, और वो तो कोई ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं उसके बारे में। ठीक है। मगर इनसे पूछे आप। मैं आती हूँ कि आप सभी बाहर रहे हुए ना, मैं तो पाकिस्तान में ही रही हूँ सारी ज़िंदगी अब तक। तो मीर साहब, मेरी जो दोस्तें भी है बाहर रहती हैं, वो ये बताती हैं कि कम्युनिटीज़ बनी होती हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की, तो वो फिर वन डिश पार्टी और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपने भी यही चीज़ें देखी या फिर इट वाज डिफरेंट बैक देन? ये चीजें होती हैं यहाँ, एक मुख्तलिफ तरीके से होता है। लेकिन अभी जो हिलाली साहब ने बात की, पता नहीं इनके वो रिश्तेदार हैं कि नहीं है, शहरियार जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, इनके जो आप कह लो कि जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने वो भोपाल की उन्होंने सबसे पहली मस्जिद वोकिंग में बनाई थी, लंदन में सबसे पहली मस्जिद, और वो अभी भी मौजूद है और बड़ी हिस्टोरिकल वो मस्जिद है। वो अंग्रेजों के जमाने में आई थिंक 20s या 30s में बनी थी वो मस्जिद। एंड हाँ जी, अभी भी वो है, एंड लोग अभी भी जाते हैं वहाँ। फिर रीजेंट्स पार्क की मस्जिद है लंदन के अंदर, मैनचेस्टर में बड़ी है, ईस्ट लंदन में बहुत है। तो लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये बड़ा अच्छा एक जो आपने सवाल किया, लोग कम्युनिटीज मिलती हैं एक दूसरे के साथ, एंड आप एक्सचेंज करते हैं अपने ख्यालात, और फैमिलीज मिलती हैं। सो ये एक बाहर जो होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि जो कम्युनिटीज होती है, कोई भी कम्युनिटी हो, वो बड़ी निटेड कम्युनिटी होती है। जिस तरह अंग्रेज पाकिस्तान में था, बड़ा निटेड था, हम इधर हैं या अमेरिका में या कहीं भी आप होंगे तो एक निटेड कम्युनिटी आपको नजर आती है एक दूसरे के साथ। यहाँ तो ईद आज हो गई है, लेकिन कल रात को चांद रात को मीना बाजार लगा, लोग अपनी चीजें लेके आए जी, पाकिस्तान से शॉल्स लेके आए जी, चूड़ियां बेच रहे हैं, शॉल्स लेके आ रहे हैं। और बल्कि परसों एक सादिक खान जो यहाँ के मेयर है लंदन के, उन्होंने एक ट्रफालगर स्क्वायर में एक इवेंट किया, बड़ी तनकीद हो गई, बड़ी तनकीद हुई कि ये ट्रफालगर स्क्वायर क्या मुसलमानों की जगह है, क्या मुसलमान अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जी कि वजीर, हाँ जी, और तो वजीर आजम जो थे इधर के जो है केयर स्टामर, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि ये जिस एमपी ने कंजर्वेटिव पार्टी की जो बयान दिया है, इसको सैक करो।
ऐसे आदमी हम बनने नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रफाल्गर स्क्वायर में हिंदू भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, मुसलमान भी है, हर किस्म का बंदा आता है और यहाँ त्योहार मनाता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि ये एक डाइवर्स कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी के अंदर सब मिलजुल के रहते हैं और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो देखो कितनी अच्छी बात है, कंडेमेबल होना चाहिए। बिल्कुल, जी जी। ये बताएं कि नजफर साहब, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन मैं जरा पीजे मीर साहब से जानना चाह रही हूँ कि मैंने ये भी सुना है कि बाहर के मुल्कों में सेल्स बड़ी अच्छी लग जाती है। पाकिस्तान में तो महंगाई बढ़ जाती है, ईद आते ही महंगी हो जाती है चीज़। अब जो भी चीज़ ट्रेंड में होती है वो तो वैसे ही महंगी हो जाती है। बट इज इट डिफरेंट? एक चीज आप गलत फहमी, ये लोग जितने भी देख रहे हैं ना प्रोग्राम, एक गलत फहमी से दूर हो जाए। जी। सेल शेल कोई नहीं होती। अच्छा। प्रॉफिट 500% होता है, सिर्फ वो 100% पे ले आते हैं, लेकिन पैसा फिर भी कमाते हैं। ये कोई सेल शेल नहीं है, ये सब झूठ है। क्या जी 50% सेल होगी, 70%? उन्होंने मार्कअप इतना रखा होता है कि जब वो इनका सामान नहीं बिकता तो कम से कम फिर भी वो प्रॉफिट में बेच देते हैं। तो ये सब ये झूठ है, सेल सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। चलें, ठीक है जी। नजमुल साकिब साहब, आपने भी कई ईदें बाहर गुजारी होंगी, कितनी मुख्तलिफ थी पाकिस्तान से? क्या पाकिस्तान याद आता था या फिर वहाँ पे भी फेस्टिविटी ऐसी होती है कि इतना मैटर नहीं करता? जी, अल्लाह ताला ने तौफीक दी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की। मैं तो बहुत ज्यादा, आप यूँ समझिए कि 5 बर्रे आज़मों में, यूरोप में मैं रहा, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में मैं रहा, स्पेन में रहा, अजरबैजान में रहा, क्यूबा में मैं पाकिस्तान का पहला सफीर था, ब्राजील में रहा। तो पूरी दुनिया तकरीबन जो है वो देखी। अल्लाह ताला ने तौफीक दी और पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला। उसमें ये होता है कि जब आप बाहर होते हैं ना, तो 2 तरह के ख्यालात आपके आते हैं कि आज एम्बेसडर साहब ने, पाकिस्तानी एम्बेसडर ने ओपन हाउस किया। अच्छा। उसमें ये होता है कि सफीर साहब जो है वो सुबह सवेरे नमाज के बाद से वो एक ओपन हाउस होता है, उसमें मीठी चीजें पड़ी हैं, शीर खुरमा है, सवैयां हैं, पकौड़े हैं और बिस्किट्स हैं और इस तरह की चीजें, चाय कॉफी यानी शरबत वगैरह जो है वो सारा दिन चलता है। अच्छा। उसमें कबाब भी होते हैं। तो पाकिस्तानी जितने भी हैं वो सारे के सारे उनको खुशामदीद करने के लिए सफीर साहब, उनकी बेगम साहिबा, उनके बच्चे, उनका स्टाफ, पूरे के जितने भी अफसरान हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा। तो एक तो उनकी एक्टिविटी ये होती है कि पाकिस्तान में जाएंगे, वहां पे कोई तकरीब भी रखते हैं सफीर साहब, वो वहां पे तराने होते हैं, गाने होते हैं, वहां पे ढोलक भी बजती है, कई किस्म की चीजें हो रही होती हैं। दूसरा ये होता है कि वहां पे जिस कम्युनिटी का आपने जिक्र किया है ना, जी। तो वहां पे अपनी अपनी कम्युनिटी में अपने अपने लोग बनाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। मसाइल सिर्फ 2 होते हैं, वो क्विकली बता देता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी के। पहला ये होता है कि जिस दिन ईद वहां होती है तो उस दिन छुट्टी नहीं होती। वहां पे अक्सर ममालिक ऐसे हैं जहां पे के इस्लाम यानी मुसलमान ममालिक नहीं है। मसलन आप इंग्लैंड में हैं या आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, वहां पे आपको छुट्टी लेनी पड़ती है ईद के लिए, और वो 1-2 दिन जो है वो आपको महंगे भी पड़ते हैं। दूसरा ये है कि नॉस्टैल्जिया होता है। वो लोग जो 24-25 साल की उम्र में पाकिस्तान से बाहर गए हैं, अगर वो गांव से गए हैं तो उनको अपनी पिपली की छां याद आती है, वो आम का पेड़ याद आ रहा है, अम्मा याद आ रही है, अब्बा याद आ रहे हैं कि 12 साल हो गए हैं अपने गांव नहीं गए। वो जो शहर से जाते हैं इधर से, उनको अपना याद आ रहा होता है कि यार वो यार दोस्त होते थे, बैठ के वो यानी फलां जगह से पान खाना है, फलां जगह से लस्सी पीनी है। इसीलिए मैंने नोट किया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है ना, तो उनसे आप बात कर रहे होते हैं ईद के दिनों में, तो वो बातें करते करते अचानक खामोश हो जाते। ये वो लम्हा होता है जिसमें उनको पाकिस्तान याद आ रहा कि इस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल होगी। और कुछ ऐसा भी होता है क्योंकि कुछ लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उनके कागजात का कोई ऐसा मसला होता है कि वो वापस नहीं आ सकते। तो कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे, यानी अपने पाकिस्तानी बरखुरदार बच्चे यानी और खासतौर पर नौजवान जो हैं, खुदा न खास्ता घर में कोई डेथ हो जाती है, वालिदा की डेथ हो गई है, वालिद साहब की डेथ हो गई है, वो जनाजे में भी नहीं जा सकते। तो उनको होता है कि गए तो फिर वापस नहीं आ सकेंगे। तो कागजात के मसाइल, उसमें फिर ये होता है कि ये सारा कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है। फिर वो आपको याद होता है, हम ईद की नमाज पढ़ने जाते थे, वापस आते थे, अम्मा जो है वो माथे पे बोसा देती थी, जफ्फी डालते थे, वालिद साहब साथ होते थे,
ईदी मिलती थी, दोस्तों से मिलते थे। तो ये ईद का दिन जिस थोड़ा सा फैमिली और जिन दोस्तों को छोड़ के आप बाहर गए होते हैं ना, वो ज्यादा याद आ रहा होता है, उसका ज्यादा याद आती है। लेकिन ये है कि ईद वहां भी मनाई जाती है, हर मुल्क में मनाई जाती है, और उसको वहां के जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, आखिरी बात, जो बच्चे मुल्क से बाहर पाकिस्तानियों के पैदा होते हैं, उनके लिए कि उनको पता लगे हमारे त्योहार क्या, क्योंकि वो तो अंग्रेजियां बोलते हैं, उनको तो पता नहीं है, वो तो यानी स्कूल भी उनके वो वैसे ही, पढ़ाई लिखाई भी वैसे ही। तो माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चों को अपने त्योहार का, अपने कल्चर का पता लगे, लिहाजा वो इसके लिए बाकायदा तौर पे शलवारें कमीजें या तो वहीं बनवाई जाती हैं या पाकिस्तान से मंगवाई जाती है, वेस्ट कोट वगैरह, चलो भाई नमाज पढ़ते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जहां एक तरफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं, चांद रात की रौनकें हैं और फिर हम देख रहे हैं कि मुस्कुराहटें बिखरी हुई हैं, वहीं पर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। जंग के साए मंडला रहे हैं, रोज़ हमले हो रहे हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर और पूरी एक जंग छिड़ी हुई है। तो ऐसे में ज़ाहिर जहन में सवाल उठता है और कोई भी ऐसा शख्स जो कि दर्द दिल रखता है वो ये ज़रूर सोचेगा कि जंगी हालात में, जो कि वॉर उन्होंने ख़ुद चूज़ भी नहीं की, उन पर इन्फ्लिक्ट की गई है, इंटरवीन किया गया है, उन पर मुसल्लत की गई है ऐसी जंग जो उन्होंने चूज़ नहीं की, उस जंग में, उस जंग के साए में लोग ईद कैसे मना रहे होंगे? या फिर उनके लिए ज़ाहिर जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ही इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनी हुई है और ईद की खुशियों के बारे में वो शायद नहीं सोच रहे होंगे। तैयारियाँ कैसे कर रहे होंगे? ज़ाहिर हम बात कर रहे हैं इस वक्त तैयारियों की चांद रात है आज, उन पर क्या गुजर रही होगी? तो मीर साहब क्या कहेंगे आप इस पर? रामीन, आपने दुखती हुई रग को छेड़ा है। 7-8 मुल्क मिलके 53 साल पहले 1973 यौम किपर की, हम उसको वॉर कहते हैं, तो उन्होंने मिलके सब पे इजराइल पे हमला किया और फिर उसके बाद आपने देखा कि हाल क्या हुआ। उस वक्त क्या था, यौम किपर उनका एक मुकद्दस दिन है और हमारा 10वां रोजा था उस दिन 73 में। और आज भी आप देखें कि रमजान के अंदर इन्होंने आज हमें हमारे पे सरप्राइज अटैक किया। बात यह है कि जो आपका बुनियादी सवाल है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हमारे अंदर अगर सिर्फ यूनिटी आ जाए, खुदा की कसम, इससे अच्छा आपको मजहब और इससे अच्छा आपको रवायतें पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन रवायतों को और हमारे मजहब को कई लोगों ने डिस्टॉर्ट किया हुआ है और जो डिस्टॉर्शन है, मेरा ख्याल है कि इसी एक मिसपरसेप्शन से लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। आज मैं यही कहूंगा कि देखो, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। आज सोचो कि उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, कश्मीरियों पे ले लो, फलस्तीनियों पे ले लो, ईरानियों पे ले लो, और जो दीगर लोग हैं जो कि मुसीबत है, गरीब लोग हैं, इन पे क्या गुजर रही होगी, कैसे ये ईद मना रहे होंगे। तो मेरा हमेशा एक मैसेज होता है, जब आपने पहले सेगमेंट में भी बात की, वो ईद बड़ी पीसफुल होती थी। आज वो पीस वाली ईद नहीं है, वो आराम वाली ईद नहीं है। आज ट्रॉमा है और इस ट्रॉमे को हमें मिलजुल के डिफ्यूज करना है। सोसाइटीज में थोड़ा सा आप कह लो कि ठहराव लेके आना है और एक दूसरे का सोचना है। ये इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं कहता हूँ, आपने किया ना, कुर्बानी दे रहे हैं या कुछ मिठाइयाँ बांट रहे, कुछ थोड़ा सा गरीबों के लिए भी सोच लें। ऑनेस्ट टू गॉड, थोड़ा उनके लिए भी सोच लें कि आपके पेट में जा रहा है क्या उनके पेट में गया। अपने नेबर्स का सोच लें कि आपके पड़ोसियों को आपने पूछा है। ये एक बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है कि जिसके अंदर आप आज आपके पास बहाना भी है, पड़ोसी के घर चले जाओ, अस्सलाम वालेकुम, आप कौन है, कहाँ से आए हैं। और क्योंकि आज वो मोहल्ले के अंदर वो कमराडरी नहीं है, आपको नहीं पता आपका नेबर कौन है, आपको नहीं पता आपके मोहल्ले में कौन रहता है। तो ये जो चीजें हैं कि ये ऐसे त्योहार जो होते हैं, मैं समझता हूँ हमें कुछ सिखाते हैं कि यार ह्यूमैनिटी भी कोई चीज है। नजमुल साकिब साहब, ये ईद उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल है, कितनी मुख्तलिफ है, जिन पर जंग मुसल्लत की गई है। आज हम तो ज़ाहिर है खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन एज मुस्लिम ब्रदर मुल्क जो ईरान के साथ हो रहा है, जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, हाउ कैन वी शो और एक्सप्रेस आवर सेंटिमेंट्स, या इजहार यकजहती कैसे किया जा सकता है?
देखिए, जंगें पहले भी होती रही। मेरे नबी जब तशरीफ लाए इस दुनिया में, गज़वात हुई, जंगें हुई, लोगों ने रमजान में रोजे रखे और जंग भी लड़ी। उसमें मेरा जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस सिलसिले में आइडिया। देखिए, अब उसमें ईद की नमाज पढ़े कि अपना जो प्यारा शहीद हुआ है उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली। महंगाई तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि नमाज जनाजा तो जरूरी हो गई ना। और वो जिनके घर बार लुट गए, जो खुले आसमान में आ गए, जिनको कुछ पता नहीं है कि उनके 2 बच्चे कहाँ हैं इस वक्त। लेकिन मैं जो चीज देख रहा हूँ ना, खासतौर पे ईरान और फलस्तीन में तो एक अरसे से देख रहा हूँ, ईरान में अभी देख रहा हूँ। मुझे जो इत्तलात वहां से आई है, जो दोस्तों ने वहां से बताया, वो ये कि सब लोग रोजे रख रहे हैं। सब लोग रोजे रख रहे हैं और अब ज्यादा जोशो खरोश से रोजे रख रहे हैं कि रोजे की हालत में अगर मैं शहीद होता हूं तो मर्तबा बड़ा होता है। मुझे तो किसी किस्म की कोई घबराहट नजर नहीं आ रही, मुझे तो किसी किस्म का दुख नजर नहीं आ रहा, मुझे तो नजर आ रही है स्ट्रगल। मुझे तो नजर आ रही है कि उनकी आंखें रोशन हैं और उनको फतह नजर आ रही है। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब की बात हो रही है। ऐसे में आपको अपने दुख भूल जाते हैं। तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो देख देख कर खुश हो रहा हूं। मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है कि आपने रमजान में वार कर दे, आपको ईद के एहतराम का नहीं पता, आपको मजहबी त्योहारों का कोई हिसाब किताब नहीं है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप हैं या आप यानी इजराइल हैं और नेतन्याहू हैं और आपको कुछ पता नहीं है। आपके अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक अज़ाइम हैं, होते रहे। जिन पे आप जुल्म कर रहे हैं, जिन पे आपने जंग मुसल्लत की है, उनका हौसला देखिए और ये देखिए कि वो निहत्ते हैं। कोई जनाजा होता है, लाखों के लोग जाते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे बम फट सकता है, उनको पता है कि हो सकता है घर वापस जाएंगे कि नहीं, लेकिन दिल में जज्बा क्या है? हमारे मुल्क पे मुसीबत पड़ी है, मैंने ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर इसमें जान जाती है तो शहीद होऊंगा, जख्मी होता हूं तो गाजी होऊंगा, दोनों सूरतों में मेरी जीत है। तो मुझे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि इसमें मुझे ईरान जीतता हुआ नजर आ रहा है। और यकीन कीजिएगा कि जितनी भी क्यादत आपकी राहबर से लेके अली, वो जो लारजानी है और उनके यानी बड़े बड़े लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, आपने हौसले में कुछ मुतजल्जिल होते हुए देखे? एक जाता है दूसरा आ जाता है। सही बात। तो मुझे तो एक तरफ का निशाते नौ नजर आ रही है, ये निशाते नौ है। और उसमें मैं ईरान को देख रहा हूं कि इस जंग के बाद, एक तो ये है कि इस जंग ने एक कमाल का काम किया है ईरानी कौम के लिए। वो लोग जो सड़कों पे आए हुए थे, वो जिनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, वो जिनको ये था कि जी वो खवातीन है जो जलसे जुलूस कर रही हैं, ये सारे जंग की वजह से एक हो गए हैं और एक होके अपने मुल्क को और अपनी रोशन तारीख को देख रहे हैं। तो दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर तो हम थे। हिलाली साहब बात कर रहे थे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, और फिर ईद है, पूरा रमज़ान इसी हालत में गुजारा है। और जैसे नजमुल साकिब साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो रोज़े भी रख रहे थे और उनका जो करेज है, ब्रेवरी है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। क्या कहेंगे सर आप? मुझे नहीं पता अनप्रेसिडेंटेड है कि नहीं, मगर उनको लड़ना है और लड़ रहे हैं। और बिल्कुल सही है कि अगेंस्ट ह्यूज ऑड्स, और ऐसा एक मिलिट्री मशीन है जो दुनिया ने ऐसा मिलिट्री मशीन नहीं देगा, मगर फिर भी वो लड़ रहे हैं। और मज़े की बात है कि वो कह रहे हैं कि हम लड़ते रहेंगे। और मज़े की और भी ये बात है कि उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वी आर गोइंग टू टेक ह्यूज लॉसेस। अगर इनको नुकसानात और लोग मारे नहीं जाते तो क्या ज़रूरत थी इनको कि 4 सक्सेसर्स हैव बीन अपॉइंटेड। एक आदमी मरेगा तो ये होगा, दूसरा, तीसरा तो चौथा। लुक एट दैट, ये तो तैयार है, दे आर रेडी टू गिव देयर लाइव्स। और ईरान का तो यही है, आई मीन ईरान में जो मार्टरडम है वही है जो लोग चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जीतेंगे एक ना एक दिन। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उनके खिलाफ जो लोग हैं वो भी मुसलमान हैं हमारे तरह। और जो अब इन्वेजन हो रहा है और होगा 62%, अब मैंने अभी देखा है, 1 मिनट हुआ है, देखा है कि 62% चांसेस है कि लैंड वॉर हो, लैंड फोर्सेस अमेरिकन और इजरायली उधर जाए। अमेरिकन तो मेरे ख्याल में, और क्या अफसोस की बात है
या तो क्या करे, I mean, क्या कह सकता है आदमी। वन इज इट्स टेरेबल। ये ईद को तो, मेरा ईद को तो इसने तबाह कर दिया है, इसलिए कि ये इस किस्म की खबर, और हमारे पास यूनिटी नहीं है। पाकिस्तान ने तो ठीक किया है, पाकिस्तान ने कोशिश की है हर लिहाज से। पाकिस्तान ने, अब जो मीटिंग हुआ था, सुना है अखबारों में लिखा हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है कि इस किस्म के लैंग्वेज कम्युनिकेज में इस्तेमाल किया जाए जो एक्सेप्टेबल हो सबके लिए। मगर देखिए जी, ये भी किधर तक, कब तक ये ऐसे ऐसे चीज़ें करते रहेंगे। मेरे ख्याल में हमें पहचानना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, और कभी कभी वो दुश्मन हमारे अंदर ही होते हैं, और उसके बाद मिल के लड़ें, इसलिए कि ऐसा तो नहीं चल सकता है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।